गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th की हिंदी लेसन नंबर 6 पार्ट का नाम है सोना। ठीक है, तो क्लास 7th की हिंदी पार्ट का नाम है सोना। लेसन नंबर 6 का वीडियो जो बाकी था वो हम यहाँ से शुरू करवा रहे हैं। बाकी का लेसन हमने आगे वाले वीडियो में बना दिया जो आपने देखा होगा। ठीक, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो। यहाँ ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक, लेखा कहती हैं कि मेरी बिल्ली गोधुली कुत्ते हेमंत और वसंत कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। हाँ, इनकी जो बिल्ली थी गोधुली, बिल्ली का नाम क्या था? गोधुली। कुत्तों का नाम क्या था? हेमंत और वसंत। इनकी कुतिया का नाम था फ्लोरा। सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। पहले उन लोगों ने क्या किया, इस नए अतिथि को देखा तो गुस्सा हो गए। सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे मित्रता स्थापित कर ली। हाँ, फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते। वो लेटे रहती। जो कुत्ते और बिल्ली थे, हेमंत, गोधुली, वसंत, सब लोग उसके साथ खेलते। कोई उसके कान खींचता, कोई उसके पैर खींचता। जब भी इस खेल में तन्मय हो जाते, जब लोग खेल में बिजी हो जाते, सोना क्या करते, अचानक खूब तेज दौड़कर भागने लगती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई थी। अब क्या था, सोना बड़ी हो रही थी। अब क्या था, सोना जो थी वो बड़ी हो रही थी, अधिक बंकिम लचीली हो गई थी। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक, दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो आया। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा हो देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर जाती थी। देखिए, जो फ्लोरा थी उसने क्या किया, एक दिन क्या किया, जो भक्तिन थी ना उसके यहाँ काम करती थी, उसकी जो कोठरी थी वहां पे रहती थी, तो भक्तिन की कोठरी में 4 बच्चों को जन्म दिया। छोटे छोटे 4 बच्चे हुए। फिर वह खेल के संगियों को भूल गई। जितने भी उसके मित्र थे ना, हेमंत, वसंत और गोधुली, सबको खेलना सबके साथ भूल कर वह बच्चों के साथ, हाँ, वह खेल के संगियों को भूलकर नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। वो अपने जो छोटे बच्चे हुए थे उनके साथ वो व्यस्त हो गई। हाँ, 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजी। जो उसकी सखी थी बिल्ली जो थी उसकी गोधुली, वो 1-2 दिन सोना उसको खोजा कि आखिर कहाँ गई है। और वो जो थी वो अपने बच्चों के पास हमेशा रहती थी। तो 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती। फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा। फिर उसने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो घिरी हुई है। स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। वो बहुत ही विस्मय से भर गई और देखती रही। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई। उसने देखा कि फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है बच्चों को छोड़ करके। तो सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चींची करती हुई सोना के उदर में। देखिए बच्चों, क्या था कि जो एक दिन फ्लोरा जब कहीं घूमने गई थी तो कोठरी निश्चिंत लेटी, सोना भक्तिन कोठरी निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद करने रहने का चींची करे सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तो तब से सोना के नृत्य कार्यक्रम पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत, गोधुली को अपने पास नहीं फटकने देती थी, लेकिन सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को छोड़कर वो आश्वस्त थी और वो कहीं भी घूमने चली जाती थी। संभवतः सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी कि सोना बहुत ही स्नेही है और वो कोई भी हिंसा नहीं करती, मतलब बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने भी उन्हें अपने पीछे घुमाने वाली सेना में सम्मिलित कर दिया। अब पिल्ले भी क्या थे, सोना के पीछे पीछे घूमने लगे। हाँ, तो मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही। उस वर्ष गर्मियों में मेरी बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना और प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहते। तो इस वर्ष गर्मियों में बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना।
क्या था, प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। ये कहीं भी जब जानवर इतने सारे पाल रखे हैं तो पालतू जीवों के कारण जो था घूमना टहलना बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत ही कम रहती थी। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं छोड़कर आसपास नहीं जा पाती थी। मतलब उनकी देखरेख के लिए सेवक तो रखे थे इन्होंने काम करने के लिए, लेकिन फिर भी एक मन होता था ना कि आसपास से पूरी तरह नहीं छोड़ पाती थी, मन उनका लगा रहता था। भक्ति अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों से मैंने भी फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया। फ्लोरा मेरे साथ चलेगी क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना ने मेरी यात्रा जैसे स्थिति का बोध था। सोना को याद जैसे कि उसे बोध हो गया कि अब ये जाने वाली है कहीं। प्रत्यावर्तन का उसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा, विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के लिए निश्चय कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई तब बिछुड़े पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। सब खुश हो गए कि आ गई। गोधूली मेरे कंधे पर बैठकर हेमंत बसंत मेरे चारों परिक्रमा करके हंस की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर वह मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगे क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाई। सोना अभी तक नहीं आई थी। हाँ, बाकी सब आगे अपना प्रेम प्रकट किया लेखा को देख, लेकिन सोना अभी तक नहीं आई और वो सोना को ढूंढने लगी। आंखें पूछने पर माली आंखें पोछने लगा। जब मैंने पूछा तो माली जो था वो आंखें, तो देखिए यहाँ पे सोना की सहज चेतना, हाँ तो क्या थी, जब स्थिति का बोध था, प्रत्यावर्तन का उसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा, विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के लिए निश्चय कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। वो अभी तक जब यात्रा से लौटी न लेखा तो अभी तक क्या था, सोना नहीं आई, तो इनकी जो दृष्टि थी सोना को खोजने लगी। वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर इन्होंने पूछा सोना कहाँ है। पूछने पर पता चला कि सोना जो है, हाँ, क्यों अपना उल्लास व्यक्त करने मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली अपनी आंखें पोंछने लगा। चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला क्योंकि अब कोई दुखद जो कार्य था वो हो चुका था सोना के साथ, इसीलिए वो लोग लिखा के आते ही उन्हें समाचार नहीं देना चाहते थे। लेकिन देखिए अब क्या होता है, सोना के साथ क्या हुआ बताएंगे। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती थी, प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी जो थी, पालने वाले तो कम थे परंतु उसका खाद्य स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य लगा था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। अब लेखक को बताया जा रहा है कि किस तरह से उसके साथ क्या अनहोनी हुई थी। एक दिन न जाने किस, वो जब लेखक चली गई तो इनको ढूंढने के लिए हमेशा वो इनको चारों तरफ ढूंढती रहती है कि कहाँ चली गई है। तो एक दिन माली ने, जो पालने वाले से कम थे परंतु खाद्य का स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य लगा था, डर के मारे उसने क्या किया, उसको रस्सी से बांध दिया। हाँ, इसी आशंका से माली जो था वहां कार्य करने वाला, उसने एक बड़ी रस्सी ली और उसको बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस श्रद्धा की स्थिति में बंधन की सीमा में भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली। रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। सब सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इसी प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का यहीं पे अंत हो गया। देखो, जो सोना थी, रस्सी के जब वो खूब, रस्सी छोटी थी, मान लो खूब तेज वो उछली, हाँ, तो जब ज्यादा उछली ऊपर तक गई तो रस्सी के कारण उसका मुख के बल धरती पे आ गिरी, वो पूरी धरती पे आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। इसके बाद वो वहीं पे खत्म हुई। ये उसकी अंतिम उछाल थी। यह सुनहरे रेशम की गठरी शरीर से, जो अब सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए, इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन्म संकुलता में पली सोना की करुण कथा का यहाँ पे अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण मैं नहीं पालूंगी, पर
सोना नहीं पालूंगी, पर संयोग देखिए कि फिर से हिरन पालना पड़ रहा है। चलिए बच्चों, ये थी एक प्यारी सी सुनहरे रंग की हिरन सोना की कथा। देखिए इसमें जो शब्दार्थ है, जो आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ शैशव मतलब क्या होता है? शैशव मतलब होता है शिशु अवस्था जो होती है, बचपन। सद्य मतलब होता है तत्काल और तुरंत। प्रसूता मतलब जन्म देने वाली, जो जन्म देती है बच्चों को, दिया तुरंत। आश्वस्त भय और रहित विश्वास से भरा। पीताभ मतलब होता है पीली। चमक चंपक वर्णा, ठीक, पीली और चमक। चंपक वर्णा मतलब होता है चंपा के वर्ण वाली, पीला रंग, ठीक। स्वर्णा मतलब होता है सुंदर रंग वाली। स्निग्ध मतलब प्रेमपूर्ण और स्नेह से। परिपूर्ण मतलब अरण्य मतलब जंगल। परिवेश मतलब वातावरण। सदल मतलब दयालु। मुर्मूर्ष मतलब मरणासन, जो मर रहा हो, मरने की अवस्था में हो। तन्मय मतलब लीन। मग्न वांछनीय इच्छित। अभ्यस्त आदि। ग्रीवा गर्दन। स्फुरण पशुओं के बच्चे। हैरत विस्मय। चकित जिज्ञासा उत्कंठा। विस्तृत मतलब फैला हुआ। रोमांथन जुगाली पागुर। शावक मतलब होता है बच्चा छोटा सा। हाँ, बंकिम मतलब तिरछा। प्रत्यावर्तन पुनः आगमन, ठीक है, पुनः आगमन लौटना। सख्य मतलब मैत्री मित्रता सखी। ठीक है बच्चों, आज आपका यहाँ पे लेसन समाप्त हो गया। धन्यवाद।